नमस्कार। देखिए, हर चुनाव सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये जमीन से जुड़ी उम्मीदों का, अनकही तकलीफों का और हाँ, भविष्य की आकांक्षाओं का एक आईना होता है। आज हम किसी पार्टी की हार या जीत का विश्लेषण नहीं करने वाले हैं। हम शासन और जनता के बीच के सबसे नाजुक धागे यानी विश्वास, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम मणिपुर के तिंगनोपाल विधानसभा क्षेत्र के चुनावी नतीजों को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण में हम एक सफर पर चलेंगे जो इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम तेंगनौपाल की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चुनावी नतीजों की गहराई में उतरेंगे, वहां के लोगों की असली आवाज सुनेंगे और फिर सुलह और विश्वास बनाने के एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात करते हुए शासन के सही रास्ते को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले उस मिट्टी को समझते हैं जहां ये पूरी कहानी घट रही है। टेंगलोपाल, एक ऐसी जगह जो जितनी रणनीतिक रूप से अहम है, उतनी ही आप कह सकते हैं मानवीय रूप से जटिल भी। तिंगनोपाल यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या 42, ये सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है। ये भारत म्यांमार की उस बहुत ही अहम सीमा पर बसा है जो दक्षिण पूर्व एशिया का दरवाजा माना जाता है। यहाँ का जो मोरेश शहर है वो सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि व्यापार और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। इस इलाके के हजारों परिवारों की रोजी रोटी, उनके बच्चों का भविष्य, सब कुछ इसी सीमा पार के व्यापार पर टिका हुआ है। जब ये व्यापार चलता है तो घर चलते हैं, जब ये रुकता है तो मानो जिंदगी ही ठहर जाती है। आप जरा यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखिए। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका है। आबादी में लगभग 34% मारिंग या नागा समुदाय के लोग हैं और करीब करीब उतने ही 34% थाडों या कुकी समुदाय के, साथ में 8% मैते और 24% अन्य जनजातियां भी हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, जहां समाज में इतनी विविधता हो, जहां हर समुदाय की अपनी एक पहचान हो, अपनी चिंताएं हों, वहां की राजनीति भी इन्हीं सामुदायिक समीकरणों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यहां का वोटर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, वो अपने समुदाय की एक सामूहिक आवाज भी होता है। आपको यह भी समझना होगा कि ये एक ऐसा इलाका है जिसने दशकों तक संघर्ष का दर्द झेला है और विकास की उपेक्षा सही है। नेशनल हाईवे 102A जैसी जरूरी सड़क की जो खस्ता हालत है, वो इस उपेक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और शिकायतों के बावजूद यहाँ के लोगों में लोकतंत्र को लेकर एक गहरी आस्था है, एक जबरदस्त विश्वास है। यहाँ हर चुनाव में 90% से ज्यादा मतदान होता है। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक संदेश है। ये बताता है कि यहाँ के लोग चुप नहीं हैं, वो बदलाव चाहते हैं, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लोग इतने जागरूक हैं, तो 2022 के चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्थापित राजनीतिक ताकत लगभग गायब ही हो गई? चलिए, अब इस चुनावी भूचाल के कारणों का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, -30.9% अंक। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है। ये 2017 और 2022 के चुनावों के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के वोट शेयर में आई एक सियासी सुनामी है। और आपको बता दूं, ये पूरे मणिपुर राज्य में किसी भी सीट पर किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी गिरावट थी। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक जमीन का खिसकना था। एक साफ संकेत था कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूट चुका था। 2022 के नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। बीजेपी को मिले 51.70% वोट, जो एक तरफा और निर्णायक जीत थी। एनपीएफ 36.40% के साथ दूसरे स्थान पर रही और कांग्रेस, जो पिछली बार की विजेता थी, वो सिर्फ 9.78% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर सिमट कर रह गई। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वोट सिर्फ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव आया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है जैसा कि अक्सर होता है। दिलचस्प बात यह है कि तेंगनौपाल कभी भी किसी एक पार्टी की सुरक्षित सीट या गढ़ नहीं रहा है। यहाँ की जनता ने हमेशा अपना मन बदला है। देखिए, 2007 में उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुना, फिर 2012 और 2017 में लगातार 2 बार कांग्रेस पर भरोसा जताया और फिर 2022 में पूरी तरह से बीजेपी की तरफ झुक गए। ये पैटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के मतदाता किसी पार्टी के बंधक नहीं हैं। वो हर चुनाव में अपने मुद्दों, अपनी जरूरतों और अपने सामने मौजूद विकल्पों के आधार पर बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। तो फिर वो कौन से मुद्दे थे, वो कौन सी तकलीफें थीं जिन्होंने 2022 में इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया? आंकड़ों से आगे बढ़कर अब हम उन इंसानी आवाज़ों को सुनते हैं, जमीन की उन शिकायतों को समझते हैं जिनके चलते ये नतीजा सामने आया।
तो असल में 5 बड़ी शिकायतें थीं जिन्होंने मिलकर लोगों के वोट की दिशा तय कर दी। पहली और सबसे गहरी चिंता थी जातीय सुरक्षा और विस्थापन का डर। हिंसा का खौफ और विस्थापित परिवारों के लिए अपर्याप्त मदद ने लोगों में एक असुरक्षा की भावना भर दी थी। दूसरी थी सीमा पर व्यापार का ठप हो जाना, जिससे मुरेह की अर्थव्यवस्था और हजारों लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई। तीसरी शिकायत थी खस्ताहाल बुनियादी ढांचा, खासकर NH 102A की हालत और जरूरी सेवाओं की कमी। चौथी थी शासन की कार्यशैली, जिसमें उपेक्षा, भ्रष्टाचार और सुरक्षा बलों के कठोर रवैये की शिकायतें बहुत आम थीं। और पांचवी थी आजीविका की चिंता, जिसमें युवाओं की बेरोजगारी और किसानों को मिलने वाले समर्थन पर भारी निराशा थी। अगर इन सभी शिकायतों और तकलीफों को एक आवाज में पिरोया जाए तो वो आवाज शायद कुछ ऐसी होगी। सड़क टूटी है, बाजार बंद है, हमारा भविष्य रुका हुआ है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तेंगोपाल के लोगों की हताशा, उनके दर्द और उनकी टूटी हुई उम्मीदों का सार है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है सच्ची और सम्मानजनक बातचीत। जब हम इन नतीजों को देख रहे हैं तो हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि हम सब मिलकर बेहतर शासन की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना ही सच्चे लोकतंत्र की असली नींव है। जब समस्या की जड़ें इतनी गहरी हों तो जाहिर है समाधान भी सतही नहीं हो सकता। तो अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां हम सिर्फ समस्या की नहीं बल्कि समाधान की बात करेंगे। विश्वास को फिर से बनाने और आगे बढ़ने के लिए एक रणनीतिक रास्ते का खाका देखेंगे। 2022 में मतदाताओं के सामने जो मुख्य विकल्प थे, उनकी एक तथ्यात्मक तुलना हमें बहुत कुछ बताती है। एक तरफ थे कांग्रेस के उम्मीदवार WM मकुंगा, 62 वर्ष के पूर्व विधायक, जिनकी संपत्ति लगभग 75 लाख रुपए थी और जिनका जमीनी संगठन कमजोर पड़ चुका था। और दूसरी तरफ थे बीजेपी के उम्मीदवार लेथपाओ हाउखिप, 45 वर्ष के सत्ता में मौजूद मंत्री, जिनकी संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और जिनके पीछे एक बेहद मजबूत सांगठनिक ढांचा खड़ा था। तो ये सिर्फ 2 उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं थी, ये अनुभव और सत्ता, संसाधनों और संगठन की ताकत का मुकाबला था। तो ऐसे में विश्वास वापस कैसे जीता जाए? इसका जवाब एक चतुर्मुख सिद्धांत में मिलता है, यानी एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हैं और हर चेहरा लोगों की एक बड़ी शिकायत का सीधा जवाब है। पहला चेहरा कृषि फोकस, जो किसानों को ठोस समर्थन देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करे। दूसरा हल्ला फोकस, जो एक विश्वसनीय शांति योजना के माध्यम से हर घर को, हर परिवार को सुरक्षा का एहसास दिलाए। तीसरा विकास फोकस, जो टूटी सड़कों और ठप पड़े बाजारों की जगह बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए भविष्य को सुरक्षित करे। और चौथा और बहुत जरूरी आरक्षण फोकस, जो जनजातीय स्वायत्तता की रक्षा करके हर समुदाय की गरिमा को सुरक्षित करे। ये रणनीति हर उस बड़ी शिकायत का सीधा जवाब है जो हमने लोगों से सुनी थी। लेकिन कोई भी अच्छी रणनीति कागज पर तब तक बेकार है जब तक उसे जमीन पर उतारने वाला कोई न हो। अब हम देखेंगे कि इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए किस तरह के संगठनिक काम की जरूरत है, क्योंकि विश्वास भाषणों से नहीं, ईंट दर ईंट काम करने से बनता है। जमीन पर काम करने के लिए कुछ कदम बिल्कुल अनिवार्य हैं। इनके बिना कोई वापसी संभव नहीं। सबसे पहले हर ब्लॉक में स्थानीय कार्यालय खोलकर अपनी भौतिक उपस्थिति फिर से स्थापित करना। दूसरा, गांव-गांव में समितियों को फिर से सक्रिय करना और उनमें युवा स्वयंसेवकों को जोड़ना। तीसरा, रोजाना लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नियमित जनता दरबार लगाना, ताकि कोई भी नागरिक खुद को अनसुना महसूस ना करे। चौथा, नए समुदायों तक पहुंचने के लिए ऐसे सहयोगियों के साथ काम करना जिनकी सोच धर्मनिरपेक्ष हो। और अंत में उम्मीदवार की छवि को एक शासक की नहीं बल्कि एक सुलभ बड़े भाई की तरह पेश करना, जिसके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हों। आज के डिजिटल जमाने में लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है, लेकिन यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि हर डिजिटल संवाद लोगों की निजता के सम्मान और उनकी साफ सहमति पर ही आधारित होना चाहिए। किसी की निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी इजाजत के बिना करना विश्वास बनाने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करता है। यही भरोसे की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अब हम इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जिसमें एक चेतावनी भी है और एक दृष्टिकोण भी। इस शासन तक पहुंचने के सही रास्ते को दिखाता है। एक शांत लेकिन दृढ़ चेतावनी यह है कि एक मजबूत और सहानुभूति से भरा जमीनी संगठन बनाए बिना दुनिया की सबसे अच्छी रणनीति भी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाएगी।
तेंगोनपाल की समृद्धि का सपना तभी सच हो सकता है जब कोई जमीन पर उतरकर लोगों से फिर से जुड़ने की, उनका विश्वास जीतने की कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। आंकड़े तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि एक रास्ता है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो सवाल बस एक ही बचता है, जमीन पर उतरकर ये काम करने के लिए तैयार कौन है? और ये सवाल सिर्फ तेंगनोपाल के लिए नहीं है, ये हर उस जगह के लिए है जहां राजनीति अपना असली मकसद भूल गई है, जो कि बेहतर शासन को साकार करने का एक जरिया बनना है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0802 420 4162 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।